ओके बेटा, तो हमने अभी तक जो है जब हमने तीसरा जो लेसन स्टार्ट किया उसमें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो है वो बात की, और इसमें हमने अभी तक जो है सेटलमेंट्स, खासकर टाउन प्लानिंग की खास बात की कि यहाँ के लोग जो है वो किस में रहते थे, मतलब टाउन्स में रहते थे, और यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे उनको क्या गाँव की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूम था? डेफिनेटली मालूम था। हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि गांव के बगैर जो है टाउन जो है वो किसी भी तरह से जो है वो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन गांव के लोग जो है वो कंट्री साइड में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? कंट्री साइड में। और सिटी की लाइफ जो थी वो टोटली डिफरेंट थी। सिटी की लाइफ टोटली डिफरेंट थी। और हमने जब लास्ट में देखा कि वहां पर एक क्वेश्चन आया था बुक में आपके, वो मौजूद है, लिस्ट एट लीस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस डिस्क्राइब्ड हियर एंड दोज दैट यू स्टडीड अबाउट द चैप्टर इन चैप्टर 2। तो उसमें हमने देखा कि हमने जब घरों की बात की, हम शहर की बात कर रहे हैं, हड़प्पन शहरों की बात कर रहे हैं, कंट्री साइड की हम बात नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं करना है इसको। तो हमने देखा कि यहां पर जो घर बने हुए हैं वो प्लानर थे, और जबकि जो हमने चैप्टर 2 में मेहरगढ़ वगैरह के बारे में पढ़ा तो वहां पर हमने देखा कि वहां पर अनप्लानड हाउसिंग थी। और दूसरी बात, घरों में फर्क यह था कि कच्चा हाउसेस वर्सेस पक्का हाउसेस, वो मैंने आपको बताया। हमें हड़प्पा में पक्के हाउसेस मिल रहे हैं, और जब हम बाकी जगहों पर देखते हैं, जब हम स्टोन एज की बात करते हैं तो हम पक्का हाउसेस नहीं देखते हैं, वहां पर हम कच्चे हाउसेस देखते हैं, जबकि हड़प्पा में क्या देख रहे हैं? पक्का हाउसेस हम देख रहे हैं। अब हम जा रहे हैं सीधे कि सिटी लाइफ किस तरह की थी। याद रखें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं सिटी लाइफ। और हम किसी भी एतबार से जो कंट्री साइड में जो माहौल उस वक्त था उसको स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उस जमाने की हमें जो रेमिनेंट्स मिले वो सिटी के मिले। किसके? डेफिनेटली जो गांव देहात में जो जिंदगी उस जमाने की होगी वो बिल्कुल उसी तरह जो स्टोन एज के आसपास ही थी, और वहां पर भी गांव वाले उसी तरह जिंदा रह रहे थे जिस तरह से आम तौर पर गांव देहात में आज भी खाम मकान होते हैं, जिनको हम कच्चा हाउसेस कहते हैं, वो होते हैं। लेकिन जहां तक सिटीज की बात है, इट वाज ए वेरी बिजी प्लेस, बिल्कुल आज के शहरों की तरह। और यहां पर जो लोग थे, देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग्स, यानी यहां इंजीनियर बसते थे। यहाँ जो रूलर्स जिनके उनके लिए जो एक्रोपोलिस में जो घर बनाए जाते थे वो बिल्कुल वेल प्लानड है, उसकी हमने पहले भी बात की। और शायद रूलर्स जो इन जमीनों के थे, जो यहाँ पर बादशाहत करते थे, वो लोगों को दूसरी जगहों पर भेजते थे, और यहाँ पर कारोबार बहुत ज्यादा, जिसके बारे में मैंने आप लोथल के बारे में मैंने आपको बताया कि वहां पर डॉकयार्ड भी मिलता है। तो शायद यहां से लोग, शायद क्या, क्योंकि ये चीजें तो एक जगह हो ही नहीं सकती है। जिन चीजों का हमें वहां मतलब मौका मिला कि जो चीजें हमें वहां मिली फाइंडिंग से, एक्सकैवेशन से, उसमें मेटल है, प्रेशियस स्टोन है, बाकी चीजें हैं, तो ये कहां से आई? इससे सीधे तरीके से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बादशाह यहां पर जो लोग थे, जो हुकूमत करते थे, या हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो इन वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को लाने के लिए दूसरी जगहों पर लोगों को भेजते थे, और उसमें ट्रेडर्स शायद तिजारत करते थे, बहुत दूर जगहों पर जाते थे। जब हम लोथल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वो अपना सामान किस तरह से भेजते थे, सील करके, पैक करके। तो ये बड़ी ही अहम चीजें हैं। और फिर जब वो वहां से वो चीजें लाते थे तो ये लोग बादशाह लोग, क्योंकि जो एक्रोपोलिस अपर सिटीज हैं उनमें हमें वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स मिले, उनमें हमें इससे पता चलता है कि वो अपने लिए बड़े वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स रखते थे, जिनमें गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे या सिल्वर, या खासकर वहां की एक खास चीज हमें मिलती है, दैट इज द बीड्स, मनके, जो वहां के हमें मिलते हैं। फोर्थ फिलवनंच है, ये मनके बहुत जबरदस्त, मतलब इसके बारे में आगे चलकर आपको पढ़ना है कि ये फियांसे से बनाए जाते थे। तो ये किस तरह के मटेरियल, यानी आर्टिफिशियल मटेरियल भी वो डेवलप करते थे, इस तरह की साइंस उनके पास थी। और वो एलाइज बनाते थे, ब्रॉन्ज की एलाइज बनाते थे, टिन और कॉपर को मिला के। और ये स्टेज जो है ये कॉपर एज कहलाता है, ये स्टेज जो है ये कॉपर एज कहलाता है। और इस जमाने में अभी लोहा उनके पास नहीं था, और यहां पर जो मुख्तलिफ किस्म के लोग शहरों में रहते थे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो स्क्राइबर्स की थी, जो लिखने वाले होते थे।
हालांकि बदकिस्मती ये है कि जो भी हमें मोहनजोदारो हड़प्पा से या इसके आसपास जितनी भी साइट्स हैं, हमें वो सारी की सारी साइट्स में जो हमें सील्स मिले हैं उन पर तो लिखा ही है, लेकिन वो हम डिसिफर नहीं कर पा रहे हैं। डिसिफर के बारे में हमने पहले भी किए, पुरानी ज़बानों को कैसे पढ़ा जाता है, और वो स्क्राइबर्स जानते थे कि हाउ टू राइट, और ख़ासकर जो सीलें बनाने का, जिन सील्स पर ये लिखा जाता था, तो सील प्रिपेयर करने में काफ़ी माहिर थे। और इस शायद वो सील के अलावा और मटेरियल भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन वो मटेरियल बाकी बचा नहीं है, क्योंकि हम ये 4700 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मर्द औरत, सीधी सी बात है, शहर है तो बहुत सारे मर्द औरत यहाँ पर मुख्तलिफ काम करते होंगे, जिनमें क्राफ्ट्स पर्सनस हैं और मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट इज़ शायद या तो वो घरों में बनाते थे या फिर स्पेशल वर्कशॉप्स में। और जब हम लोथल की बात करते हैं तो वहाँ तो हमें वर्कशॉप भी मिलता है, तो वहाँ पर अभी भी वो जो मेटलर्जी के वो हमें मिलते हैं, वो फर्नेसेस वगैरह वहाँ पाए जाते हैं, जिनमें वो अपने तांबे के वो चीज़ें बनाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्पेशल वर्कशॉप्स भी उनके पास थे, और लोग जो है डिस्टेंट लैंड्स को ट्रैवल करते थे, और जब वो वहाँ से वापस आते थे तो वो मुख्तलिफ रॉ मटीरियल्स लाते थे। और रॉ मटीरियल आप जानते हैं कि रॉ मटीरियल वो होता है जो चूँकि जो हम मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रॉ मटेरियल के साथ साथ शायद वो अपने साथ मुख्तलिफ जगहों की स्टोरियाँ भी अपने साथ लाते थे, क्योंकि ये चीज़ें तो होती रहती है कि जब आइडियाज़ या जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो वहाँ से वो नई नई चीज़ों को जो है वो दरियाफ्त करते हैं और अपने साथ लाते हैं। और उनमें सिर्फ वहाँ के वैल्यूबल चीज़ें ही नहीं है, बल्कि वहाँ की स्टोरियाँ भी है, वहाँ की जोग्राफ़ी के बारे में भी मालूमात है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो चीज़ें हमें उस ज़माने से मिलती हैं उनमें ख़ास चीज़ है, एक बच्चों के खिलौने हमें मिलते हैं, टेराकोटा टॉयज़ इनको कहते हैं। यानी ये चीज़ें जो है ये बनी हुई है मिट्टी से, और मिट्टी को तो वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हमें ब्रिक से पता चलता है कि वो पक्का बनाने में काफ़ी माहिर थे। तो ये टेराकोटा टॉयज़ बनाते थे, उसके बाद उनको पक्का करते थे। तो दैट इज़ वाई कि वी फाइंड इवन टुडे, और जहाँ कहीं भी हमें ये मिलते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चे उस ज़माने में उनके पास लेजर टाइम हुआ करता था, लोग खेलते थे, यानी एक तरह की ज़बरदस्त बढ़िया तरीके की सिटी लाइफ थी लोगों की। और शायद बच्चे काम नहीं करते थे, जिस तरह से हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में हमने देखा कि बच्चे भी काम करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है लोग सिटी लाइफ में जो है अच्छी खासी ज़िंदगी, उनके अच्छी खासी आमदन होती है, तो लिहाजा बच्चे जो है यहाँ पर खेला करते थे उनके लिए, तभी तो वहाँ खिलौने होंगे। अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी कि बच्चों को खिलौने दें, जब उनके पास टाइम ही नहीं है तो खिलौने किस चीज़ के हम दे देंगे। अब जो यहाँ पर लोग रह रहे थे, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से लोग। और आपके बुक में यहाँ की किताब में एक सवाल भी लिखा हुआ है, मेक ए लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी। तो आपको ये अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि सिटी में रहने वाले लोग जो है ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि इसी तरह के लोग हड़प्पा के ज़माने में रहते थे, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ सिटीज़ की बात करें तो सिटी में कौन कौन से लोग हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर रूलर्स रहते थे, यहाँ पर ट्रेडर्स रहते थे, स्क्राइबर्स, खासकर स्क्राइबर्स को हम अलग से क्यों करते हैं, क्योंकि ये ज़माना जो है सील्स पर लिखे हुए जो हमें अक्षर मिलते हैं ये बहुत बड़ी खोज है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा क्राफ्ट्स पर्सन्स, क्योंकि बड़ी चीज़ें हमें मिली हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स वहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो मेहरगढ़ में लोग रहते थे, जो हमने पढ़ा कि वो किरथार के हिल्स के आसपास जो वो मेहरगढ़ के लोग रहते थे, तो वहाँ पर जो है किस तरह के लोग रहते थे। सो डेफिनेटली वो लोग जो थे वो अभी स्टोन एज के ज़माने में थे, तो दे वर फार्मर्स एंड हर्डर्स, और हो सकता है हंटर्स भी हों उनके आसपास, समझ रहे हैं, और हंटर गैदरर्स। लेकिन यहाँ पर सिटी लाइफ थी, तो यहाँ पर वो लोग हमें मिलते हैं जो सिटी से आज भी मुंसलिक होते हैं, जो शहरों में लोग रहते हैं। तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिटी लाइफ थी, तो सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं तो ये इस तरह के लोग होते हैं, जिनमें रूलर्स होते हैं, जिनमें क्राफ्ट्समैन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इस तरह के लोग यहाँ पर रहते थे। अब अगर हम उनके ऑब्जेक्ट्स को, खासकर अगर हम हड़प्पन सिटी की बात करेंगे, तो जो चीज़ें हमें यहाँ मिलती है उसे पता चलता है कि ये सिटी वाले लोग जो है ये नए नए क्राफ्ट्स में काफ़ी माहिर थे, नई नई कारीगरी इनके पास थी। और ख़ासकर ये
मुख्तलिफ चीज़ें बनाते थे। जो आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हमें मिलती है उनमें मुख्तलिफ चीज़ें ये इस्तेमाल करते थे। उनमें रॉ मटेरियल जो होता था, स्टोन भी होती थी, शाल भी होता था जो समंदर से हासिल किया जाता, और इसके अलावा मेटल, उसके अलावा मेटल। और वहां पर जब हम स्टोन एज का पढ़ते हैं तो उसमें याद रखना कि उसमें मेटल कहीं नहीं आएगा, उसमें मेटल बिल्कुल नहीं आएगा। स्टोन एज मतलब ही स्टोन। और इस मेटल में कौन कौन से मेटल्स वो इस्तेमाल करते थे? यहां मेटल जब भी हमारे दिमाग में आता है तो आजकल की दुनिया में मेटल में सबसे पहले आयरन आता है, लेकिन उस जमाने में सबसे पहले आएगा कॉपर। दैट इज वाई कि इसको हम कॉपर एज ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आयरन एज नहीं है। आयरन एज से फिर बहुत दुनिया बदल गई। और कॉपर को एक खास तरीके से वो जो है एक इसकी जिसको हम कहते हैं एलॉय बनाते थे टिन के साथ मिला के, और ब्रॉन्ज जिसको हम कहते हैं, तो ब्रॉन्ज बनाते थे। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर, ये पहले ज़माने से ही जब इंसानों ने मेटल की तरफ तवज्जो की, मेटल्स उनको मिले, तो गोल्ड और सिल्वर जो है ये पहले ज़माने से ही हमें पता चलता है कि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो कॉपर और ब्रॉन्ज जो है ये टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और वेसल्स बनाने के लिए, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो वहां औजार मिलते हैं। वेपन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये वेपन्स जो है उस तरह की वेपनरी नहीं मिलती है यहां पर जिस तरह की वेपनरी लेटर ऑन जो कल्चर्स हैं उनमें पाई जाती है। और उससे एक अंदाजा यह भी हो सकता है कि जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई तो उसकी एक वजह यह भी थी, ये पीसफुल लोग थे, जंग नहीं जानते थे। समझ रहे हैं? तो इनको खत्म करना आसान हो गया। जो भी रेस यहां आ गई, बहुत सारी इसके बारे में थियरीज हैं, और शायद एक वजह यह भी है कि इनके पास कोई अच्छे खासे वेपन्स नहीं थे। अब यहां पर जो हम वेपन का इस्तेमाल करते, वेपन की बात करते हैं, तो शायद ये वो सरसरी वेपन्स जो है जो मुख्तलिफ चीज़ों को मसलन लकड़ी काटने के लिए, या जिसको हम कहते हैं इसको चॉप करने के लिए, सब्जी को चॉप करने के लिए, या एनिमल्स के मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते थे उनको हासिल करने के लिए, वो उस तरीके के वेपन्स यहाँ ज़्यादातर मिलते हैं। ऑर्नामेंट्स बहुत सारे मिलते हैं, इस तरह से कि लग्जरियस लाइफ गुजारते थे बहुत सारे लोग। और इसके अलावा वेसल्स, और ये मिट्टी की बनी हुई वेसल्स यहाँ की बहुत ज़बरदस्त वेसल्स हैं। और ये मिट्टी की वेसल्स जो है ये लाल रंग की, सुर्ख रंग की होती थी, पक्की मिट्टी से बनाई जाती थी, यानी पका के बनाया जाता था। और उसके बाद इन पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कशीदाकारी की जाती थी ब्लैक पेंट से। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा ही, आपको अपनी बुक में काफ़ी इसके नमूने मिलेंगे, और इस पर आप ब्लैक पेंटिंग देख रही होंगी, और सुर्ख रंग के इन बर्तनों पर ब्लैक पेंटिंग आपको ये दिखाई देगा। और गोल्ड और सिल्वर जो है, हमने पहले ही कहा, इसमें ऑर्नामेंट्स भी बनते थे और कुछ वेसल्स भी, छोटी मोटी वेसल्स भी बनाते थे। इससे भी पता चलता है कि बादशाहों के शौक पहले से ही अच्छे होते हैं, तो वो अपने लिए वेसल्स भी सोने के बनाते थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे स्ट्राइकिंग फाइंडिंग्स जो हमें मिलती है, सबसे जबरदस्त तरीके की जो फाइंडिंग्स हम कह सकते हैं, दैट इज बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। याद रखना, बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स, ये तीन चीजें मैं फिर से दोहराऊंगा। बीड्स यानी मुनके, जबरदस्त इनके जबरदस्त है। तो इसके अलावा यहां वेट्स यानी ये वजन का इस्तेमाल जानते थे, और यहां मुख्तलिफ किस्म के जो ये अवजान पाए जाते हैं मेजरमेंट करने के लिए, वजन करने के लिए जो वेट्स पाए जाते हैं, वो एक खास किस्म की उनके पत्थर से, चर्च से बनाए जाते थे। तो ये उस जमाने की सबसे इंपॉर्टेंट, और इसका मतलब है वो हिसाब किताब जबरदस्त जानते थे, क्योंकि वेट्स और मेजर्स का इस्तेमाल करना छोटी बात नहीं, ये बड़ी तरक्की का ज़ामिन है। समझ रहे हैं? और इसके अलावा ब्लेड्स यहाँ से जो पाई जाती है, मैंने पहले ही कहा कि वो इनके ब्लेड्स जो है उससे पता चलता है कि वो मेटल को किस तरह से यूज़ करना जान गए थे, और किस तरह से। और ब्लेड्स बनाने का एक मतलब ये भी है कि वो अपने चीज़ों को काटने के लिए, या अपने बाल बनाने के लिए, समझ रहे हैं, शेव वगैरह करने के लिए, वो ये सारी चीज़ें। और वहाँ पर एक जो टेराकोटा फिगर आइन हमें ह्यूमन बॉडी की मिली है, उसमें अच्छी तरह से उसका जो शेव बनाया हुआ लगता है, बिल्कुल। यानी इससे पता चलता है कि ये हो सकता है ये बादशाह हो ज़माने का, हो सकता है आपकी उसमें बुक में बनाया हुआ है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि उसके यहाँ पर अच्छी तरह से बाल बने हुए हैं। समझ रहे हैं? तो इससे काफ़ी ज़्यादा मालूमात हमें मिलते हैं कि सिटी
की तर्ज की ही जिंदगी यहां पर पाई जाती थी। और इसके अलावा सील्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहां की। ये स्टोनों से भी बनाई जाती थी और ये मिट्टी से भी बनाई जाती थी, और मिट्टी के सीलों को बना के फिर ड्राई किया जाता था। और स्टोन सील्स के बारे में आपको, जब हम डोलावीरा के बारे में अलग से जब उसके बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में और भी मजीद मालूमात मैं बताऊंगा। तो जो इनके घर होते थे ये यूजुअली जो है मतलब इनके घरों में ये सीलें पाई जाती हैं, और ये रेक्टेंगुलर सीलें हैं, रेक्टेंगुलर। और आपकी उसमें जितनी भी इनकी दी हुई है सील्स की जो भी तस्वीरें दी गई हैं ये रेक्टेंगुलर ही आपको नजर आएंगी। तो इन पर एनिमल्स जो है वो खुदे हुए हैं, एनिमल्स बनाए हुए हैं, और इनका इस्तेमाल जो है वो बड़े मज़ेदार किस्सा है। आगे चलकर लोथाल के बारे में जब हम बात करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। और पार्ट्स इनके ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन के बने हुए हैं, यानी ब्लैक उनका डिज़ाइन है, जो भी है वो मैंने आपको पहले ही बताया। और मेटल का यूज़ जो है वो बहुत पहले से ही, यानी जब से इनकी शुरुआत इन्होंने शुरू की थी तो वो जानते थे। लेकिन अगर इसके बरक्स हम स्टोन एज की बात करेंगे तो अगर उसके बारे में आपसे कहा जाए कि मेटल्स, तो दे वर नॉट यूज्ड देयर। क्लियर? तो अब चूंकि जो स्टोन ये यूज करते थे मेजरमेंट्स के लिए या वेट्स के लिए, तो मैंने आपको बताया कि चैट एक स्टोन था, ये खास किस्म का, स्पेशली और बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से इसको ये मतलब गढ़ लेते थे, अच्छी तरह से बनाते थे, फिर इसको पेंट पॉलिश वगैरह करते थे, और इसके बाद ये स्टैंडर्ड वेट्स होते थे। हर जगह जो एक ही तरह के वो पत्थर मिलते हैं और ये एक ही किस्म का पत्थर इस्तेमाल होता था। यानी इसका मतलब है उनको इस बात का भी इल्म था कि पत्थरों की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो वो चेट का पत्थर और एक ही साइज का पत्थर और एक ही वजन का पत्थर इस्तेमाल करना, इससे पता चलता है कि उनको इन सारी चीजों का कितना पता था। और ये पहला मौका है तारीख में, याद रखना, ये पहला मौका है कि जब हमें हालांकि हम जानते हैं मेहरगढ़ के लोग भी कॉटन का वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहां से हमें कॉटन जो है उसकी एक्चुअल पीसेस हमें मिले। समझ रहे हैं? और 7000 साल पुरानी कहानी है कॉटन इस्तेमाल करने की, लेकिन जो एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ जो है दे वर अटैच्ड टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वेस। एक वहां पर एक चांदी का एक वो जो गमला मिला, उस पर एक क्लॉथ अटैच था इसका कॉटन का। तो उससे हमें पता चला। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारी चीज़ें जो है कागज़ या कॉटन या कागज़ के तरीके पर जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, पाम लीफ, बर्कबाच या वगैरह जो भी होता था, ये सारा जो है मिलना बहुत मुश्किल होता है, रेयर होता है। और ये इन रेयर चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट रेयर चीज़ जो हमें मिली वो है यही पीस ऑफ क्लॉथ, ये हमें मिला। और ये एक चांदी के गमले के साथ लगा हुआ था, और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो हमें मोहनजोदारो से भी मिले, वहाँ पर भी उनके साथ ये लगा हुआ मिला। तो इससे हमें पता चलता है कि कॉटन का भी वो इस्तेमाल जानते थे, उसी तरह जिस तरह हमने मेहरगढ़ के बारे में बात की। हालांकि ये 4700 साल पुरानी बात है। 4700 साल से कोई चीज़ इस तरह की मिल जाना, ये तो इट इज़ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। समझ रहे हैं? और इसके अलावा वहाँ पर जो है टेराकोटा स्पिंडल्स मिले हैं, जिनको आप जानते ही नहीं हैं क्योंकि ये हमारे ज़माने में होता था। तथा से यंदरवन चरखा होता था, तो वो चरखे हमें मिले हैं टेराकोटा के। असल चरखे तो शायद लकड़ी के बने हुए थे, वो तो मिले नहीं, क्योंकि लकड़ी 4700 साल बाद मिलना ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन वो स्पिंडल्स जो हमें बच्चों के खिलौनों में मिले, उससे पता चलता है कि टेराकोटा से बने हुए ये सारी चीज़ें जो है, इनसे पता चलता है कि ये लोग जानते थे कि हाउ टू स्पिन यार्न, किस तरह से वो इसको क्लॉथ को कैसे बनाया जाता था। तो ये इससे बिल्कुल, और सिर्फ टेराकोटा से ही बना हुआ नहीं है, बल्कि एक ग्लेज्ड सिरेमिक होता है जिसको हम फैंस कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, फैंस जो है आर्टिफिशियल एक ये मटेरियल इस्तेमाल करते थे, रेसन से वो बनाते थे इसको, और उसमें फिर जो है
मिलाया जाता था और फिर रेत को एक आकार दिया जाता था, उसके बाद उस पर घिसाई होती थी और इस तरह से ये फेयन्स बनता था। समझ रहे हैं? और इससे हमें पता चलता है कि ये फेयन्स से बने हुए या जो टेराकोटा से बने हुए ये जो स्पेंडल्स है, इससे हमें पता चलता है कि ये स्पिन थ्रेड, वो ये धागा कैसे बुनते हैं उनको पता था। और बहुत सारे और चीज़ें जो हमें यहाँ मिली, उससे एक बात तय है कि ये काम स्पेशलिस्ट लोग करते थे। ये स्पेशलाइजेशन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। और स्पेशलिस्ट हम किसको कहते हैं? जो किसी खास एक काम को अच्छी तरह से जानता हो। एक होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो हर काम खुद ही करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहेंगे कि ये मोबाइल डिवाइस बनाना है, तो इसमें एक शख्स जो है डिस्प्ले का एक्सपर्ट होगा, एक शख्स जो है स्पीकर लगाने का एक्सपर्ट होगा, एक शख्स जो है इस पर जो ऊपर वाली बॉडी है उसको फिक्स करने का, तो उनको स्पेशलिस्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उस जमाने में भी ये स्पेशलिस्ट्स वर्क करते थे। और कोई एक शख्स जो है वो स्टोन को कट करना जानता था, दूसरा जो है उसको पॉलिश करना जानता था, तीसरा जो है और उसके अंदर कार्विंग करना जानता था। तो इस तरह के अलग अलग स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हुआ करती थी। ये अंदाजा होता है क्योंकि इतना जबरदस्त तरीके से जखीम काम हुआ है कि इंसान की अकल हैरान हो जाती है। इससे बिल्कुल अंदाजा होता है कि ये ऑर्डिनरी तरीके से काम नहीं करते थे, बल्कि स्पेशलाइज्ड तरीके से काम करते। क्लियर? बात समझ आई? तो अब अगर आप वहां पर जो इलस्ट्रेशंस आपको दी हुई है, पेज 28 पर आपकी एक इलस्ट्रेशन है, जो मैंने पहले भी जिसकी तरफ मैंने रेफर किया कि एक बीएडेड पर्सन की वहां पर वो है, उससे आपको पता चलता है कि एक तो हमने पहले वहां ब्लेड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका शेव बना हुआ है। अब देखिए कि ये फिगराइन जो बनाई हुई टेराकोटा, इससे आपको अंदाजा होगा कि एग्जैक्ट ह्यूमन फेस किस तरह से इसमें डिपिक्ट हो रहा है। ये बिल्कुल एक जिंदा सा आदमी लग रहा है। तो इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े आर्टिस्ट थे, वो कितने बड़े स्पेशलिस्ट थे। इससे हमें क्लियर पता चलता है। तो ये क्राफ्ट पर्सन काफी ज्यादा एक्सपर्ट, माहिर थे अपने काम करने में। और हालांकि जब हम एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो सारे लोग जितने भी वहां रहते थे वो सारे लोग तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि क्या ये मर्द लोग एक्सपर्ट थे या औरतें थी। तो इनमें हम ये कह सकते हैं कि शायद कुछ मर्द थे कुछ औरत थे, और ये अंदाजों पर है। ये मैं बात क्यों करता हूं आपसे, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं किसकी, पुराने जमाने की, तो बहुत सारी चीजें जो है हम खुद से ही तय करते हैं कि इस तरह से होगा। तो हो सकता है कि सिर्फ औरतें बनाती हों, हो सकता है सिर्फ मर्द बनाते हों, लेकिन अब जब हम इस वक्त तय करेंगे कि ये स्पेशलिस्ट कौन थे, तो हम कह सकते हैं हो सकता है मर्द भी हो औरतें भी हो। तो एग्जैक्ट हम इन चीजों के बारे में क्लियर नहीं बता सकते हैं। तो यहां पर हिस्ट्री जो है हमें ज्यादा हेल्प नहीं करते। तो फैंस के बारे में मैंने आपको बताया था, इट्स अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। ये मैंने आपको पहले जब मैंने मेंशन किया तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का गम इस्तेमाल करते थे और इसके साथ जो है कार्ट्स का पाउडर या रेत का पाउडर इससे मिलाते थे, फिर इसका आकार देते थे क्योंकि वो गम होता था, एक तरह का गोंद होता था। तो उसकी और जब वो हार्ड हो जाता था फिर सूखने के लिए रखते थे। फिर जब वो हार्ड होता था तो उसके बाद उस पर जो है पॉलिश की जाती थी और इसकी शाइन जो ग्लासी बनाई जाती थी और उससे बीड्स बनाए जाते थे। ये मुनके बड़े जबरदस्त इनके हैं। और इसका कलर जो होता था ब्लू और सी ग्रीन होता था। ब्लू और तो ये आज भी काफी ज्यादा मिकदार में ये फैंस मिलता है वहां से। और इनके बीड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, इनकी बैंगल्स मिलती हैं जिनको हम बंगड़ियाँ बंगड़ी वानन छाल वानन कशिर पठन। तो इनके अलावा जो है ईयर रिंग्स मिलती हैं, इसके अलावा छोटी मोटी वैसल्स भी इनकी मिलती हैं। उससे भी पता चलता है कि अमीर लोग कितने शौक रखते थे उस जमाने में। समझ आई बात। तो अभी जब हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो सारी चीज़ें जो है इनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल जो है वो एक होता है नेचुरली, मिसाल के तौर पर वुड हमें या कोई मेटल हमें कुदरती तरीके से मिलता है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें एक जगह मिलती हैं? ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें जो है हम उगाते हैं रॉ मटेरियल्स, जैसे हम अनाज उगाते हैं या हम दरख्त उगाते हैं, उसकी लकड़ी फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हम कर सकते हैं बिल्कुल अपने आसपास। लेकिन कुछ चीज़ें जो है हमें दूर से लानी पड़ेगी। तो और
रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्राफ्ट्स पर्सन्स की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। उसके बारे में हमने बात की। मिसाल के तौर पर अगर हम कॉटन उगाएंगे भी, हो सकता है कि जो आपके आसपास रहने वाले जो किसान थे, सिटी के आसपास जो कंट्री साइड था, वहाँ के लोग जो है वो कॉटन उगाते थे, लेकिन कॉटन को अब प्रैक्टिकली इसको यूज़ करना जो है या यूज़फुल बनाने के लिए तो क्राफ्ट्समैन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो है, यानी इससे हमें पता चलता है कि रॉ मटेरियल एक जगह से आता था, उसके बाद शहर में आता था, और शहर में जो क्राफ्ट्स पर्सन थे उसको प्रोसेस करते बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम आज के ज़माने में। अब ये रॉ मटेरियल हड़प्पा में जो यूज़ हुआ सारे का सारा लोकली अवेलेबल नहीं है, और मैनी टाइम्स वी फाइंड यहाँ कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन, ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई है। तो ये बड़ी दूर से लाई जाती थी, काफ़ी दूर दराज इलाकों से लाया जाता था। मिसाल के तौर पर अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि आजकल के राजस्थान के इलाके से इसको लाया जाता था, और ओमान और वेस्ट एशिया से लाया जाता था। ओमान और वेस्ट एशिया से लाया जाता था कॉपर को, और उसके बाद टिन जो है इसको मिक्स किया जाता था कॉपर के साथ, मैंने पहले भी बताया, ब्रॉन्ज बनाने के लिए। तो इसको अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। इसका मतलब है इनका जो तिजारत का भी काफ़ी ज़्यादा दूर दराज के साथ इनका ताल्लुक था। और गोल्ड जो है इट केम फ्रॉम कर्नाटका, लगता है कि कर्नाटक के जो है इलाके से, क्योंकि वहाँ ये मिलता है। और प्रेशियस स्टोन्स जिनका वहाँ हमें मिलता है, जिनके जो पुरानी चीज़ें जो हमें प्रेशियस स्टोन्स की मिली ऑर्नामेंट्स में, ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाई जाती थी। और ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ जगहों से लाने का मतलब ये था कि देयर वाज ए बस्लिंग ट्रेड, बहुत ज़बरदस्त तिजारत हो रही थी, समझ रहे हैं। अब जो फूड है, चूंकि हमने यहाँ तो बात की, हमने ऑर्नामेंट्स की बात की, वेसल्स की बात की, सील्स की बात की, लेकिन असल चीज़ जो है इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, दैट इज़ फूड। तो फूड कहाँ से आता था? तो ये मैं बार बार कह रहा था कि कंट्री साइड में अगर हम हड़प्पा के एक शहर को एक कंट्री मानेंगे तो उसके बिल्कुल दूर दराज इलाकों में जो आसपास की ज़मीनें होती थी, उनको जो है उनमें फार्मिंग करने के लिए वहाँ लोग जो है वो रहते थे। और फिर जो सिटीज़ में लोग होते थे उनको वही लोग जो कंट्री साइड में रहने वाले लोग थे वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे, इनको उगाते थे, फसलों को उगाते थे, और उसके बाद जानवरों को भी पालते थे। और फिर जब इनकी ज़रूरत पूरी करते थे, किनकी ज़रूरत? सिटी में रहने वाले लोगों की ज़रूरत पूरी, अपनी ज़रूरतें जो उनको चाहिए थी वो सिटी से हासिल करते थे और सिटी को फूड सप्लाई करते थे। और इसका एक प्रॉपर तरीका था। तो फार्मर्स और हर्डर्स ये काम करते थे, वो सप्लाई फूड करते थे, और क्राफ्ट्स पर्सन, स्क्राइबर्स वगैरह जो है वो सिटीज़ में रह के बाकी काम करते थे। क्लियर? और इसके अलावा हमें जो ये चूंकि फूड की तो बात चली ही, हमें जो वहाँ से रिमेन्स मिले हैं प्लांट्स के, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है वीट बार्ली जिसको हम बाजरा कहते हैं, पल्सेस दालें इस्तेमाल की जाती थी, और पीस मटर का भी वो इस्तेमाल करते थे, राइस का इस्तेमाल करते थे, सेसमी जिसको हम शीशम कहते हैं वो भी इस्तेमाल करते थे, लिनसीड का इस्तेमाल करते थे, और मस्टर्ड का इस्तेमाल करते थे। यानी जो हम आजकल के ज़माने में सरसों का तेल खाते हैं, तो ये इसका कहाँ से रब्ता है? तो उस ज़माने से इनका ताल्लुक़ है। तो एक इस हवाले से गाँव और देहातों की ज़िंदगी के हवाले से एक बात यह भी है कि जब हमने वहाँ साइट्स खोदी तो बच्चों के जो है मिट्टी के बने हुए हल भी मिलते हैं, जिनको हम प्लाव कहते हैं। तो प्लॉइंग वो जानते थे, और किस तरह से ज़मीनों को, किस तरह से और सीड्स को कैसे प्लांट किया जाए, ये सारी चीज़। हालांकि जो अगर हम असल हल की बात करेंगे, असल हल तो लकड़ी के बने हुए होंगे, वो तो हमें नहीं मिले, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये बहुत पुरानी एक जो है साइट है, और वहाँ से ये सारी चीज़ें वुड की चीज़ें मिलना ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जो हमें फिगराइन मिलते हैं, टेराकोटा जो हमें इसकी बनी हुई मिलती है, मिट्टी की बनी हुई मिलती है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लो उनके पास था, ये खास टूल था उनके पास। ये पुराने ज़माने के लोगों का
इससे कोई मतलब सरोकार नहीं है, उनके यहाँ ये नहीं मिलता है। और दैट इज़ वाई कि जो हमें टॉय मॉडल्स इसके मिलते हैं उससे हमें यह अंदाज़ा है कि यहाँ के लोग प्लाव का इस्तेमाल जानते थे, प्लाव का इस्तेमाल जानते थे। और दूसरी बात यहाँ ये है कि जब हम फार्मर्स की बात करते हैं तो रेनफॉल पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन इस रीजन में अगर हम आज की ज्योग्राफी देखें और ज़्यादा शायद नहीं इसमें तब्दीली हुई है, हालांकि थोड़ी बहुत तो हो जाती है लेकिन उतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं, और इस इलाके में हैवी रेनफॉल उस ज़माने में भी नहीं होता था, तो इरिगेशन का हम समझते हैं कि इरिगेशन का कोई ज़रिया था, ये अपनी ज़मीन को इरिगेट करते थे, क्योंकि उसका अंदाज़ा हम ज्योग्राफी से लगाते हैं, उसका अंदाज़े से हम उस ज़माने की और आज की ज्योग्राफी को मिला के हम यही नतीजा अखज़ करते हैं कि सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड, किसी ना किसी तरह की कोई और वाटर जो था ये इसको स्टोर किया जाता था, सप्लाई फील्ड्स को किया जाता था, और ताकि जो प्लांट्स वगैरह जो है वो गर्मी के मौसम में मुर्दा ना हो जाए, मरे ना। और जिन एनिमल्स का अभी हमने जिक्र किया कि एनिमल रेयरिंग भी होती थी, हर्डर्स भी होते थे कंट्री साइड में, तो कैटल, शीप, गोट और बफलो, ये खास हैं। फिर से मैं बताऊंगा, कैटल, शीप, गोट और बफलो। यहाँ पे एक जानवर को नहीं देख रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर मेटल्स में कहा कि आयरन को आप नहीं देख रहे हैं। मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये आगे चलकर आपको काफ़ी, हालांकि आपकी बुक में इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स आसानी से समझ आते हैं। तो यहाँ पर घोड़े का जिक्र नहीं है, किसका? घोड़े का जिक्र नहीं है। तो कहा जाता है कि जब लेटर ऑन जब इन पर हमला हुआ, जब आर्यंस यहाँ आए, एक थ्योरी ये भी है, तो उनके पास ये दोनों चीजें थी, आयरन के हथियार थे, घुड़सवार थे, तो इसका मुकाबला ये नहीं कर सके। ये भी एक जबरदस्त थ्योरी है इसके बारे में। और जब हम यहाँ के जानवरों की बात करते हैं तो कैटल मिलती है हमें, शीप मिलता है, गोट मिलता है, बफलो मिलता है, लेकिन घोड़ा नहीं मिलता है। और वाटर और पास्चर हमें सेटलमेंट के आसपास मिलता है। इनके इसके ज़खायर किस तरह से वो महफूज करते थे। और ड्राई समर जब भी होता था तो लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स दे माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिस यथेश आज तवन न्यूर त्रावन कोपन, यानी जब गर्मी का मौसम होता था, एक जगह से पास्चर खत्म होता था, तो जो ये हर्डर्स थे ये अपने एनिमल्स के बड़े बड़े पैक्स लेके दूसरी जगह का कूच करते थे और उनको वहां ग्रेजिंग करवाते थे, काफ़ी ग्रेटर डिस्टेंसेस से जो ग्रास और वाटर उनको मिलता था। हालांकि अपने लिए तो वहाँ उनकी जो फसलें होती थी उनके लिए तो पानी मुहैया होता था, लेकिन चूंकि एनिमल्स को भी पानी चाहिए था, इनको ग्रास चाहिए था, तो यहाँ पर जब भी ड्राई सीजन होते थे तो वो अपने एनिमल्स को लेके दूसरी जगह पर जाते थे। ये भी हमें, इसके भी आसार हमें मिलते। और कुछ लोग जो है खास एक किस्म का मेवा हमारे इस इलाके में बेरी, ये कलेक्ट किया जाता था, यानी गैदरिंग भी होती थी थोड़ी बहुत। इसके अलावा हंटिंग, खासकर फिश की हंटिंग होती थी, तो सम पीपल काट फिश। और इसमें हंटिंग दे आल्सो हंटेड एंटीलोप्स, यानी जो बारहसिंगे वगैरह आसपास में होते थे, तो ये इनका भी शिकार करते थे। तो अब अगर हम हरप्पन टाउन्स गुजरात में देखेंगे, जिसमें मैंने आपको अभी बताया था कि डोलावीरा जो है ये इट इज लोकेटेड इन जो एक जगह है जिसको हम खादिर बेत कहते हैं। क्या कहते हैं? खादिर बेत, ये रन ऑफ कच्छ में है। तो यहाँ पर जो है फ्रेश वाटर काफ़ी था और फर्टाइल सॉइल काफ़ी थी उस ज़माने में भी। और बाकी सिटीज़ की जगह अगर हम हरप्पन कल्चर की सिटीज़ को देखेंगे तो डोलावीरा जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मैंने आपको बताया ये 2 पार्ट्स में ज़्यादातर है और कुछ की 3 पार्ट्स हैं, और जब हम लोथल की बात करते हैं उसके 5 पार्ट्स हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पर डोलावीरा जो है वहाँ पर इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसका हर पार्ट जो है के गिर्द जो था उसके गिर्द वॉल था स्टोन्स का। किसका? स्टोन्स का। तो यहाँ इससे पता चलता है कि ये इलाका शायद किसी एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वी डोंट नो व्हाई कि ये फोर्टिफाइड क्यों था, इसके गिर्द जो है वॉल क्यों बनी हुई थी। तो एक तो है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जब हम सारी साइट्स का जायजा लेते हैं तो डोलावीरा को अलग पाते हैं तो इससे पता चलता है कि कुछ यहाँ अलग था, कुछ यहाँ अलग था। तो इसका एक ही गेट या मुख्तलिफ गेटवेज थी, यानी एक ही तरीका था अंदर आने का, हर तरफ से आप अंदर नहीं आ सकते थे।
तो ये सारी चीज़ें हमें पता, इससे लगता है कि डोलावेरा की कुछ अलग बात थी और ओपन एरिया भी इसमें था। शायद इस वजह से हम ये समझते हैं कि यहाँ पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती थी। इसमें ओपन एरिया का एक वो बना हुआ है, जैसे आजकल हमारे पास ईदगाहें होती है या खेलने के लिए मैदान होते हैं, इस तरह का भी एक जगह है। तो इससे भी पता चलता है कि कुछ यहाँ खास है। तो और 3 अलग अलग इसमें इसको रखना, ये भी लोथल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, वो डॉकयार्ड था। तो इसका मतलब डोलावेरा भी किसी एतबार से खास था, किसी एतबार से खास था। और यहां की सबसे इंपॉर्टेंट खास फाइंडिंग जो है वो है लार्ज लेटर्स जो यूज किए जाते थे उन सील्स में। जो हम लेटर्स देखते हैं, हरप्पन लोग जो अपना स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते थे, लैंग्वेज जो लिखते थे, उसके बड़े लेटर्स यहां पर हरप्पन स्क्रिप्ट के बड़े लेटर्स, बट कार्व्ड आउट ऑन व्हाइट स्टोन। इस पर व्हाइट स्टोन पर, यानी सफेद रंग के पत्थरों पर बड़े बड़े अक्षरों में ये लेटर्स यहां पाए जाते थे। और हिस्टोरियंस का मानना है, खासकर जो हमारे पास ये आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, उनका मानना है कि इनकी लाइनिंग भी की हुई थी इससे, यानी ये बड़े एक तरह के प्रेशियस चीजें जैसे हम उसमें रखते हैं, फ्रेम में रखते हैं, उनके फ्रेम्स भी इनके बनाए गए थे, उनमें इनको रखा गया था। तो इसका मतलब है कि वो यानी इल्म को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। और हो सकता है ये उस जमाने की यूनिवर्सिटी और लोग यहाँ, हालांकि ये कहीं पर लिखा नहीं है, मैं सिर्फ आपको इमेजिनेशन, हम कितना इमेजिन कर सकते हैं इस बारे में। और इसी वजह से वहाँ बड़ा एक वो भी मैदान भी मिलता है। हो सकता है कि वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, फिर वो खेल कूद के लिए उस जगह पर आते हैं। दीज आर द assumptions वी कैन मेक, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये हमें डोलावेरा के बारे में खास बात है। ये यूनिक जो उनकी जो स्क्रिप्ट वहाँ पर मिली, तो ये एक खास बात है उसके। इसके अलावा जब हम हरप्पन राइटिंग्स की बात करते हैं तो आमतौर पर वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पर बनी हुई है, लेकिन यहाँ लार्ज ऑब्जेक्ट्स जब हमें मिले तो इसका मतलब है शायद कोई स्टैंडर्ड वर्जन भी ये हो सकता है उस ज़बान का, कि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से कन्फर्म करे। तो मुझे लग रहा है कि असल में ये जगह जो था, इट वाज द सीट ऑफ लर्निंग। मुझे ये खुद का अंदाज़ा है एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं ये समझता हूँ कि ये सीट ऑफ लर्निंग था। यहाँ पर लोग शायद इस ज़बान को सीखने आते थे। और इस तरह की यहाँ की जो डोलावेरा की सेटिंग है, हालांकि किसी हिस्टोरियन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं किया अभी तक, हो सकता है आगे चलकर ये, या किसी ने बात भी की हो, हमें पता ना हो, ये भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते हमें सारी बातें मालूम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम लोथल की बात करेंगे तो इट्स टू बिसाइड्स द साबरमती रिवर, जो आज की जो एक ट्राइब्यूटरी है साबरमती दरिया की, ये भी गुजरात में है, गल्फ ऑफ खंबात में है। वो रन ऑफ कच्छ में है डोलावेरा, और ये खंबात में है। तो खंबात, गल्फ ऑफ खंबात में है ये। और इट इज सिचुएटेड नियर द एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वेयर इजीली अवेलेबल। ये ऐसा इलाका है जहां पर सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो हमें चाहिए खासकर ज्वेलरी के लिए, वो यहां पर इजीली अवेलेबल था, बिल्कुल उसके पास में, नज़दीक में ये था। और ये इंपॉर्टेंट सेंटर था स्टोन मेकिंग की। जब हम बात करते हैं उससे जो चीज़ें बनाई जाती है खासकर स्टोन की, ये बड़ी फैक्ट्री थी। शेल्स और मेटल्स की भी यहाँ पर मेटलर्जीज पाई जाती हैं, और इनके आज भी वहाँ पर रेमिनेंट्स पाए जाते हैं। और ये एक ऐसा इलाका है इस हरप्पन सिविलाइजेशन में जहाँ पर हमें स्टोर हाउस मिलता है, सिटी का स्टोर हाउस जहाँ पर चीज़ें रखी जाती थी। और इससे हमें पता चलता है कि ये इलाका जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बसलिंग ट्रेड हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा तिजारत होती थी। काफ़ी सील्स हमें यहाँ जो पड़ी, उन पर इम्प्रेशन जो है वो किले के मिले हुए पाए जाते हैं। और ये स्टोर हाउस में अभी भी मौजूद वहाँ पाए गए, समझ रहे हैं। एक बिल्डिंग है दैट वाज फाउंड हियर, इट वाज प्रोबेबली एक वर्कशॉप, और ये लगता है कि एक वर्कशॉप है जहाँ पर बीड्स बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? बीड्स, मुनकू की मैं बार बार बात करता हूँ कि ये खास चीज़ है। और वहाँ पर आज भी स्टोन्स के वो पीसेस मिले,
हाफ मेड बीड्स मिले। इसका मतलब है फैक्ट्री में काम हो रहा था जब इन पर पता नहीं कौन सी आफत गिर गई और ये यहाँ से भाग गए। और टूल्स फॉर बीड्स मेकिंग, उसके लिए जो जिनसे वो बीड्स बनाए जाते थे उसके टूल्स भी वहाँ पर ही पाए जाते। कुछ फिनिश्ड बीड्स भी वहाँ पाए गए और कुछ अभी फिनिश नहीं किए गए थे, हाफ फिनिश्ड उनमें मिले। और इसके अलावा यहाँ पर हमें मिला, सील्स तो मिलते ही है हर जगह, लेकिन यहाँ सीलिंग्स भी मिली। सीलिंग का मतलब क्या है कि सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स, जो मैंने पहले कहा था। वो बैग्स पर पैक बैग को जब हम किसी चीज को किसी बैग में पैक करते हैं, अब उसको दूसरी जगह भेजना है तो यूजुअली हम उस पर नॉट लगाते हैं, बांधते हैं उसको, किसी चीज से गांठ लगाते हैं। तो अब ये कैसे हम एंश्योर करें कि इसका कोई ये जो इसकी सील जो है कोई खोले ना। तो वो क्या करते थे, इस पर मिट्टी लगाते थे और फिर सील डालते थे और खुश्क करते थे, उसके बाद बेचते थे। तो अगर इंटैक्ट वहां सील मिली तो इसका मतलब है मेरी चीज जो है वो सही हालत में वहां है, वहां पहुंच गई है। तो व्हेन आफ्टर बैग वाज क्लोज्ड और टाइड, तो a layer of wet clay was actually applied on the knot। इसके ऊपर जो है वेट क्ले का नॉट पर लगाया जाता था और उसके बाद जो है सील वाज प्रेस्ड ऑन टू इट, जिसको हम सीलिंग कहते हैं। द इंप्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग, समझ रहे हैं? तो उसको हम सीलिंग कहते थे। तो अगर अब जो शख्स है वो कहीं पर भी इसको ले जाना है, तो जब तक सील इंटैक्ट है, इस पर सीलिंग लगी हुई है, तो हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ रास्ते में नहीं हुई। और आज भी हम सील्स का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अभी भी है। आज भी हम जब एग्जाम्स होते हैं, तो आपने अभी नहीं देखा होगा, तो वहाँ पर हम जो उसका वो पैकेट बनाते हैं तो उस पर एक ख़ास किस्म की ब्रास सील लगानी पड़ती है। वो हमारे पास होती है। तो एक तरह का वहाँ पर एक मटेरियल होता है, उसको एक वैक्स होता है, उस पर डाल दिया जाता है, फिर वैक्स के ऊपर सील किया जाता है। तो उससे हम ये बिल्कुल इंश्योर करते हैं कि ये पैकेट जो है कोई खोल नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास फिर सील लगाने के लिए सील मौजूद नहीं है। इसी तरह जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर भी सील्स का जबरदस्त इस्तेमाल, वहां पेपर सील का भी इस्तेमाल होता है। तो अब मसला यह है कि इतनी जबरदस्त सभ्यता जो हमने देखी, इतनी बहुत जबरदस्त तारीख हमने जो देखी, तो सिटी लाइफ उस जमाने की, इनका एंड कैसे हुआ, इनका इख्तिताम कैसे हुआ, इसके बारे में हम चूंकि मैं चाहता था कि इसका एक और पार्ट हम अलग से करें, लेकिन चूंकि हमने 2-3 दिन से पढ़ा नहीं, तो मैं चाहता हूं कि इसको हम आज ही ख़त्म करें, इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करें। तो इसकी एक मिस्ट्री है कि ये हमें लगता है कि पहली इसमें जो ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो कहा जाता है कि 3900 साल पहले, 3900 साल पहले यहां पर तब्दीलियां शुरू हो गई। और खासकर यहां के लोग जो है दे स्टॉप्ड लिविंग इन द सिटीज। पता नहीं क्यों, इसकी वजह क्या थी, बाहर से कोई रेड कर रहा था या कुछ गड़बड़ हो गया यहां। तो ये राइटिंग या सील्स, ये वेट्स वगैरह जो हम देखते हैं, इनका इस्तेमाल लोगों ने खत्म कर दिया, इनका इस्तेमाल नहीं होता था। और रॉ मटेरियल जो दूर जगहों से आता था, ये आना बंद हो गया। इट बिकेम रेयर, ये हम आज से 3900 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और जब हम मोहनजोदारो को देख रहे हैं तो मोहनजोदारो पुराने ज़माने में तो, लेकिन जब हमने रेमिनेंट्स का तहकीक किया तो लगता है कि इस ज़माने के आसपास में यहाँ अब गार्बेज जमा हो गया, कि लोग, अब इससे पता चला कि मोहनजोदारो में लोग उस तरह के जो महज़िब थे पहले ज़माने के, वो इस तरह के नहीं हैं, समझ रहे हैं। और जो ड्रेनेज सिस्टम जिसके बारे में हमने पहले बात की, जो ज़बरदस्त था, दैट ब्रोक डाउन। और लोगों ने अब घर बनाए पुरानी, अब वो उन्होंने सड़कों पर भी घर बनाए थे। जो पुराना वो हमारा जो प्लानिंग वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। ये हम सारी बात कर रहे हैं अराउंड 3900 ईयर्स अगो, समझ रहे हैं। लेकिन मसला ये है, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों? कुछ कह रहे हैं कि इसके आसपास जो दरिया थे दे ड्राइड अप। अब अगर वो ड्राई हो गए, डिफॉरेस्टेशन उससे हो गई, लोग भागने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन ये जो उन्होंने गड़बड़ की, वहां मुझे लग रहा है, ये मेरी असेसमेंट है
कि असल में यहाँ जो बाद में घर हमें मिलते हैं वो शायद उनके नहीं है, वो किसी दूसरी मखलूक के जो उन पर काबिज हो गए, फिर उन्होंने उनको बर्बाद किया और उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ अपने घर बनाए। क्योंकि हरप्पन लोग जो है वो बिल्कुल दे यूज्ड बेकिंग ब्रिक्स, दे यूज्ड दोज लेटेस्ट मेथड्स, वो सारी चीज़ें उसमें दिखती नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर जो है ग्रेजिंग के लिए जगह नहीं रही, जो उनके पास शीप कैटल वगैरह जो भी होता था, ग्रीन कवर ख़त्म हो गया जोग्राफी की वजह से। ये सारी की सारी क्या है, ये हम कह सकते हैं अजम्पशंस है। तो इसके बारे में अंदाज़ा ही किया जा सकता है। कुछ कह रहे हैं नहीं फ्लड्स आ गए उसकी वजह से। अब फ्लड्स आ गए होंगे तो उसके तो ज़्यादा वो नहीं मिलते हैं कि कोई फ्लड जो है बिल्कुल बिल्डिंगों के अंदर घुस गया था। और आमतौर पर हम ये भी देखते हैं कि ये ऊंची जगह पर ये बनाते थे, तो वहाँ पर फिर फ्लड्स का उतना ज़्यादा असर नहीं है। बट चूंकि हिस्टोरियंस का मानना है तो हम तो उतना रिफ्यूट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी भी हम राय रख सकते हैं कि इस तरह से शायद ये इतना इजी कोई चीज़ एक्सप्लेन करना नहीं है। इसके काफ़ी रीजंस हैं जिनको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्लडिंग इसमें एक आता है, रिवर्स ड्राइंग अप ये एक आ सकता है, या किसी खास इलाके पर जो इफ़ेक्ट होता है किसी दूसरी चीज़ का, नेचुरल कैलामिटीज़ का, वो हो सकता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रूलर्स थे पहले अच्छे ठीक ठाक लोग थे, तो बाद में लोगों ने आपस में झगड़ा किया, क्योंकि ये काफ़ी पीसफुल लोग हैं। हमने देखा कि वेपन्स नहीं मिलते हैं, लोग बड़े ही पीसफुल तरीके से रह रहे थे। और शायद लेटर ऑन जो है लोगों ने वायलेशन की लॉज की, और रूलर्स जो है दे लॉस्ट देयर कंट्रोल, क्योंकि उनके पास कोई आर्मी वगैरह कोई था ही नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इनके पास नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इन पर असरअंदाज हो गया। और जितनी भी अब हमें साइट्स जो हमें मिलती है दे वर अबंडन्ड, चाहे आज के हम पाकिस्तान की साइट्स की बात करें या जो इंडिया में साइट्स पाए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ से भाग गए और नई जगहों का उन्होंने इंतखाब किया और वहाँ छोटे छोटे सेटलमेंट्स बनाए, ईस्ट और साउथ की तरफ भाग गए। तो खासकर साउथ में एक थ्योरी ये भी है कि जो साउथ में आज भी लोग रह रहे हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी पीसफुल है नॉर्दर्न जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं। तो वो मैं जब भी इंडिया कह रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिक इंडिया, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, समझ रहे हैं। तो नई सिटीज़ जो है अब उसके बाद जो है काफ़ी देर बाद 1400 बरस बाद फिर बनी, और जिनके बारे में हम 5वें और 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम 5वें चैप्टर में तो उसमें जनपदा और महाजनपदा, और 8वें चैप्टर में आपको किंगडम्स पढ़नी पड़ेंगी, तो वहां पर हम शहरों की बात अब करेंगे। तो दिस इज वेरी एस्टोनिशिंग कि हमने अपनी जिसको हम सभ्यता कहते हैं पता नहीं किस तरह से अचानक खो दी, और काश वहां से ही हम डेवलप होके आते तो पता नहीं क्या होता, यहाँ पर कितनी बड़ी तरक्की हो जाती। अब चूंकि जब हम बात करते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो क्या दुनिया उस वक्त किस तरह की थी बाकी दुनिया, तो उसमें आपने देखा कि हमने पहले भी पढ़ा एल्सवायर कहीं और जब हम जाएंगे, तो अगर हम इजिप्ट को देखेंगे एटलस में, जिसको हम मिस्र कहते हैं, तो ये एक ड्राई डेजर्ट है, बिल्कुल खुश्क डेजर्ट है, एक्सेप्टिव फॉर ए वेरी नैरो स्ट्रिप जो रिवर नाइल के अलोंग है, जो दरियाई नील है उसके आसपास का इलाके के अलावा जितना भी इजिप्ट है एक डेजर्ट एरिया है। और आपने इसको देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म्स में आपने देखा होगा, तो यहाँ पिरामिड्स पाए जाते हैं, उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो ये आज से 5000 साल पुराने ज़माने में यहाँ रूल करते थे इजिप्शियन किंग्स, जिनको हम एक तरह से एक तरीका जो है हिस्ट्री पढ़ने का, जिनको हम फ़िरौन कहते थे, फ़िरौन यहाँ हुकूमत करते थे। और इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर ये लोग सौदा सलफ लाने के लिए ट्रेडर्स को नहीं भेजते थे, बल्कि ये वहाँ दूर जगहों पर आर्मीज भेजते थे लूट खसोट के लिए। तो ये सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रेशियस स्टोन्स, ये सारी चीज़ें जो है अपनी आर्मीज़ के ज़रिए से हासिल करते थे। किसके ज़रिए से? आर्मीज़ के ज़रिए से। और दे हैव बिल्ट ह्यूज टोम्ब्स, जिन टोम्ब्स को हम पिरामिड्स कहते हैं, इनको एहराम कहते हैं। एहराम मिस्र शीमन वन और उर्दू पर, समझ रहे हैं। तो जब भी कोई इनमें से कोई बादशाह मरता था, फ़िरौन मरता था, तो उसकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था और उसको इस पिरामिड में दफन किया जाता था। दैट इज़ वाई कि वी गेट ममीज़। आज भी हमें मुख्तलिफ ममीज़ इनकी जो है मिलती है, और ममीज़ के साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स हमें मिलती है दफन,
उनके साथ ही। उनमें मुख्तलिफ चीज़ें, उनकी फूड, ड्रिंक्स, उनके क्लोथ्स, उनके ऑर्नामेंट्स, उनके यूटेंसिल्स, उनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ तक कि वेपन्स और एनिमल्स भी। और कुछ के साथ तो उनके गुलाम वगैरह को भी, उनके स्लेव मैन और समटाइम्स विमेन, दे वर आल्सो बरीड विद देम। ये बड़ा अजीब गरीब, मर गया तो एक शख्स, लेकिन उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें अब इनको भी हम ख़त्म कर रहे हैं। और दुनिया की सबसे इलॉबरेटेड बेरियल्स अगर हमें कहीं मिलती हैं तो वही ये अहराम मिस्र में मिलती है। तो अब चूंकि हमने यहाँ इसमें पढ़ा कि ये बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे अपने साथ जब वो दफन हो जाते थे, हालांकि वो फिर खुद कहाँ करते थे, लोग उनके साथ वो डालते थे। तो क्या आपको लगता है कि इसकी उनको ज़रूरत थी? एक्चुअली इससे क्या पता चलता है कि उनका एक कॉन्सेप्ट था आफ्टर लाइफ का, उनका एक कॉन्सेप्ट था आफ्टर। जब आप आगे चलकर हिस्ट्री पढ़ोगी तो ये सारा आपको मदद देगा। सो थैंक्स अ लॉट, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक्स वेरी मच।